हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद आपको आइंदा फ़िज़िकल क्वांटिटी में कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक्स की तरफ और शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, कि ये कौन से क्वांटिटीज़ होते हैं। दोज measurable quantities with the help of which we can describe physical world in the form of formulas or equations are called physical quantities। देखें, उन मकदारों को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं जिसको हम तो एक नाप सकते हो और दूसरी बात यह है कि वो आप फार्मूला में इस्तेमाल करो या फार्मूला में इस्तेमाल कर सको। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, फार्मूला में कोई चीज़ हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला जब बनता है तो वो एक ख़ास मकसद के लिए बनता है। ठीक है, फ़िज़िक्स में जो फार्मूला बनता है वो फिज़िकल वर्ल्ड को या मैटर को या एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए बनता है, क्योंकि फ़िज़िक्स स्टडी ही दो चीज़ों का है, एक मैटर और एक एनर्जी। ठीक है, तो फिज़िक्स में जब भी फार्मूला बनता है तो वो फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए बनता है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको हम एक तो मेजर कर सकते हों, एक जिसको हम फार्मूलाज में इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फिर 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं जी? 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़, या इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तीसरे को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं? देखें, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ में आप डिफरेंस को जान सके तो आइंदा आपको कोई मसला नहीं होगा बेसिक क्वांटिटीज़ में और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। ठीक है, बेसिक का मतलब है बेसिक, फंडामेंटल। ठीक है, बुनियादी। ठीक है, मतलब ये वो नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जिनको फिक्स रखा गया है और जिसकी ज़रिए से ही या जिसको इस्तेमाल करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सके। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। देखिए, नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको यूज़ करके हम दूसरे क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकें। ठीक है, और ये ख़ुद किसी क्वांटिटीज़ से डिराइव ना हो, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी ही है, अगर आपने इंग्लिश की बुक लिखनी है तो आपको सबसे पहले बेसिक अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आप किसी लैंग्वेज में किताब लिख सकते हैं। तो इसी तरह दूसरे क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, फार्मूलाज़ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है, और उन अल्फ़ाबेट्स को इंग्लिश में फ़िज़िक्स में बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। कितने हैं? 7 क्वांटिटीज़। इसकी डिफिनीशन यूँ की जा सकती है कि दोज बेसिक फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ by the help of which we can derive other quantities and itself
इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। इनको हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले आता है मेस, दूसरा आता है लेंथ, तीसरा आता है टाइम, चौथा आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पांचवा आता है टेम्परेचर, छठा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां आता है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये वो 7 नंबर, ये वो फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम आगे यूज़ करेंगे और इससे दूसरे क्वांटिटीज़ को निकालेंगे, ठीक है। अब देखें, क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक ख़ास यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक फिक्स स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल में, ठीक है, मैस को नापने के लिए जो यूनिट फिक्स किया गया है वो है केजी, और लेंथ को नापने के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया है वो है मीटर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को किस चीज़ में नापेंगे? एसआई यूनिट में, उसको हम नापेंगे सेकंड में। करंट को एम्पियर में, ये उनके सिंबल में लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिट के सिंबल। टेम्परेचर को नापेंगे केल्विन में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापेंगे मोल में, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापेंगे कैंडेला में, ठीक है। ये वो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट आ गए, बेसिक यूनिट। इनको बेसिक यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं बेसिक यूनिट? क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज़ को नापने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इसको बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे डायमेंशन वाले टॉपिक्स में बहुत काम आएंगे ये यूनिट, ठीक है। केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर और केल्विन और मोल और कैंडेला, इन यूनिट्स को हम बेसिक यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में कंसेप्ट, और अब पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं? देखिए, नाम से ही जाहिर है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड होते हैं। मसलन कैसे? मैं अगर आपसे स्पीड के बारे में पूछूं, स्पीड, तो आप सब कहेंगे कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये स्पीड का फार्मूला होता है, ठीक है। स्पीड इज़ इक्वल टू, मैं अगर आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछूं तो आप कहेंगे कि ये तो लेंथ ही होता है एक्चुअली, और टाइम ये आ गया, ठीक है। तो लेंथ क्या है? लेंथ अभी हमने पढ़ा कि लेंथ जो है ये बेसिक क्वांटिटीज़ है, और टाइम भी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इनको यूज़ करेंगे, हमने यही कहा था इसकी डिफिनीशन में, इसको यूज़ करेंगे, दूसरी क्वांटिटीज़ को निकालेंगे। तो जिनको यूज़ किया जाता है उनको बेसिक क्वांटिटीज़, और जो डिराइव्ड हो जाती है उनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये यूज़ हो गए। अब कैसे यूज़ हो गए? मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ हो सकते हैं ये बेसिक क्वांटिटी, और डिवीजन में, यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जब ये बेसिक क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिवाइड होते हैं या एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाती है। उस नई क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन सच दैट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका एक एग्जांपल था। मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूँ एरिया के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूँ एरिया, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ, तो अपनी जगह पर लेंथ आ गया, और वेड्थ भी क्या होता है? वेड्थ भी तो लेंथ ही होता है जी, ठीक है। क्या होता है? लेंथ। तो अब देखें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। दो बेसिक क्वांटिटीज़ आपस में यूज़ हो गए, ठीक है। एक ही बेसिक क्वांटिटी दो मरतबा यूज़ हो गई बजरिए मल्टीप्लिकेशन, और उसने हमें एक नई क्वांटिटी दे दी, और इस क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर्स, अगर आप देखें, न्यूटन बाबा ने कहा है कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब ये फोर्स जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो
ये ऐसे भी हो सकता है, बेसिक क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी मिलकर एक क्वांटिटी दे तो उस क्वांटिटी को भी डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। कैसे? अब एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे हैं? अब देखें, एम अपनी जगह पर, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, मैस अपनी जगह पर आ गया, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है लेंथ, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह आ गया लेंथ डिवाइड बाय टाइम, और ये वाला टी अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन कहाँ से निकला है? जब लेंथ डिवाइड होता है टाइम के ऊपर और उन दोनों का डिवीजन डिवाइड होता है टाइम के ऊपर, तो और वो मल्टीप्लाई होता है एम के साथ, तो हमें मिल जाता है फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एल डिवाइड बाई टी और वो डिवाइड बाई टी, तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। और लेंथ भी बेसिक क्वांटिटी, टाइम भी बेसिक क्वांटिटी, और टाइम भी बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटीज़ आप देखें कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और हमें जो क्वांटिटी दें उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल देखें वर्क डन को, ठीक है, वर्क डन एफ डॉट एस होता है, ठीक है। और आप इसको अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो ना पे ज़ीरो कंसीडर करें तो आपके पास एफ एस आ जाता है, ठीक है। अब एफ क्या है? एफ डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, और लेंथ कौन सी क्वांटिटी होती है? बेसिक क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक बेसिक क्वांटिटी लेंथ और एक डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स मिलकर हमें एक और क्वांटिटी वर्क डन की देती है। अब इस वर्क डन को हम कहेंगे कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब देखें, जैसे जैसे हम बेसिक क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट को यूज़ करते हैं, उसी तरह हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए भी यूनिट होने चाहिए। अगर यूनिट ना हो तो फिर तो क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए कौन से यूनिट होंगे? तो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं ना, वो कहाँ से हम लाते हैं? आपको पता है, वो बेसिक यूनिट्स को यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं। कैसे? अब देखें, फोर्स को हम कौन से यूनिट में नापते हैं? आपको पता है न्यूटन में नापते हैं। किस चीज़ में नापते हैं? न्यूटन में। ये एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स का ला है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, अब देखें, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, तो एक न्यूटन एक यूनिट है, तो वो एक न्यूटन किस चीज़ के बराबर होगा? मेस को हम एस आई सिस्टम में किस चीज़ में नापते हैं? किलोग्राम में। ऊपर डिस्कस किया हमने, ठीक है। ये देखें आप, केजी में नापते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऊपर हमने डिस्कस किया कि वो वेलोसिटी बाई टाइम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, इसको मैं अगर फर्दर लिखूं तो केजी अपनी जगह पर, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है लेंथ डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। इस वी की जगह एल बाई टी आ गया, और उसके नीचे आ गया टी, ठीक है। अब देखें, मेस को तो हमने नापा केजी में, ठीक है। लेंथ को किस चीज़ में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। इस टी को इस टी के साथ मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम को हम किस चीज़ में नापेंगे? सेकंड में, तो सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो अब देखें, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जहाँ पर भी के जी मल्टीप्लाई होता हो एम के साथ और पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो वहाँ पर फिर फोर्स नहीं, अच्छा, फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन, तो वो एक न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। कहाँ से डिराइव्ड हो गया? बेसिक यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए वो डिराइव्ड हो गया। तो न्यूटन को हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, क्योंकि ये बेसिक यूनिट से डिराइव्ड हो गया है। कैसे डिराइव्ड हो गया है? जब केजी का यूनिट मल्टीप्लाई होता है मीटर के यूनिट के साथ, और वो मल्टीप्लाई होते हों सेकंड पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो न्यूटन हमें मिल जाता है, ठीक है। न्यूटन एक यूनिट हमें मिलता है। अच्छा, न्यूटन हमें मिलता नहीं है, अभी वो मर गया है, ठीक है। यूनिट हमें मिल जाते हैं फोर्स की। अब दूसरी बात करेंगे कि जाउल भी एक डिराइव्ड यूनिट है। क्या है जी? जाउल को अगर आप देखें ना, जाउल
किसके लिए इस्तेमाल होता है? एनर्जी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है जॉल। लेकिन एक जॉल किस चीज़ के बराबर होगा? अभी हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया और वो था वर्क डन। वर्क डन को हम एफ एस लिख सकते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं वर्क डन को जॉल में नापना चाहूँ तो वर्क डन की जगह मैं जॉल अगर लिखूँ तो एफ़ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? अभी हमने कहा न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन लिख लिया एफ़, क्योंकि एफ़ का यूनिट न्यूटन है और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, और लेंथ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूटन किस चीज़ के बराबर होता है? जब किलोग्राम मल्टीप्लाई होता है मीटर के साथ और फिर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये m अपनी जगह पर। ठीक है, अब m और m मल्टीप्लाई हो गया तो kg मीटर स्क्वायर आवर पर सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, तो जब kg किलोग्राम का यूनिट मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है और वो मल्टीप्लाई होता है पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो हमें एक नया यूनिट मिलता है और उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं और वो जॉल के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन और जॉल में ये फ़र्क है कि न्यूटन में 1 m होता है और जॉल में 2 m होते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह वाट को एक आखिरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर मूव करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, ये देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, डिराइव्ड यूनिट, बेसिक यूनिट। ठीक है, किस तरह फिज़िक्स वालों ने या फिजिसिस्ट ने या साइंटिस्ट ने एक नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को फिक्स किया, अब वहाँ से उसको ओरिजिन बनाकर दूसरे क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी को साइंस कहते हैं। ठीक है, एक लॉजिक होनी चाहिए, एक कंसेप्चुअल चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वही तो हो रहा है, 7 क्वांटिटीज़ को फिक्स किया है, अब उसके ज़रिए से आगे क्वांटिटीज़ को डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पावर के बारे में आप जानते हैं? पावर, मैं बहुत ही पावरफुल आदमी हूँ, ये आपने सुना होगा या आपने कहा भी होगा। देखें, P इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आपने देखा है। ठीक है, हाँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है। ठीक है, और पावर को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दर्जनों में नहीं, वाट में मेजर करते हैं। किस चीज़ में? वाट में मेजर करते हैं। पावर का यूनिट वाट होता है। ठीक है, अच्छा, ये वर्क डन है और ये टाइम है। अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि वर्क डन किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क डन होता है एफ एस के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ये आ गया अपनी जगह पर। अच्छा, मैं अगर आपसे अभी पूछूं छोटे बच्चों, तो एफ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो आप सब कहेंगे न्यूटन में। अच्छा, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, ये मीटर आ गया। और टाइम को किस चीज़ में मेजर करते हैं? टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, वही बात आ गई। अच्छा, अब देखें, न्यूटन किस चीज़ की बराबर होता है? एक न्यूटन, इधर मैं वाट लिख लेता हूँ, किस चीज़ का यूनिट है? पावर का, और पावर इस चीज़ के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया न्यूटन किस चीज़ के बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया मीटर। ठीक है, और ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर हो गई एस की पावर -1। ठीक है, अच्छा, अब देखें, केजी, अब मीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एस की पावर -2, एस की पावर -1, और एस मल्टीप्लाई होते हैं, बेस एक जैसे हैं तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड, -2 और -1 -3। तो अब देखें, एक वाट वो यूनिट होता है जब 1 केजी मल्टीप्लाई होता है 1 मीटर स्क्वायर के साथ, और वो सेकंड की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वो हमें एक यूनिट देता है वाट। ठीक है, आपने अभी बखूबी अंदाज़ा लगाया होगा कैसे बेसिक यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं हम और बाकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हो जाए, एक और एग्जांपल हो जाए, नहीं बस है। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट से अब बस करते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के ऊपर। कौन सी क्वांटिटीज़ के ऊपर? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अगर आपको बेसिक और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पता चला तो ये इतने मुश्किल नहीं है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, ये दो ही क्वांटिटीज़ है। ठीक है,
दो ही क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? एंगल को, ठीक है, एंगल को, ठीक है। या एक को हम कहते हैं एंगल और उसका दूसरा नाम भी है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से क्वांटिटीज़ हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। ये इनको अलग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये डायरेक्टली, या आप इस तरह कह सकते हैं क्योंकि इसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट, वो बेसिक यूनिट से डिराइव नहीं होता, तो इसलिए इन दो क्वांटिटीज़ को एक अलग नाम दिया है। क्या दिया है जी? एक अलग नाम दिया है। कैसे इसका यूनिट? अब क्वांटिटीज़ के लिए तो अभी हमने कहा यूनिट चाहिए, और अभी हम कहते हैं कि जितने भी, अभी हमने कहा कि जितने भी यूनिट्स हैं हम बेसिक क्वांटिटी से डिराइव करेंगे, और अब हम कहेंगे कि अब हम कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट होता है वो बेसिक यूनिट से डिराइव नहीं होता। तो ये तो गड़बड़ेशन हो गई। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कि अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन एंगल। कौन सा पढ़ते हैं? प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है जी? अब देखें, आपने एक सर्कल देखा होगा ना, हाँ सर आपने बहुत देखे हैं सर्कल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को मैं अगर ए से मूव करना चाहूँ, यहाँ पर लेके आ जाऊँ, ठीक है, रेडियस को मैं यहाँ पर लेकर आया, और इस तरह एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इस एंगल को नापें और इस एंगल को नाम दे थीटा, ये रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जितना फासला तय हो गया इसको हम अर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्क, ठीक है। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अर्क, ये वाला अर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। अब अर्क क्या है? अर्क है लेंथ, क्या है जी? लेंथ है, ठीक है। और डिवाइड बाय रेडियस क्या है? वो भी लेंथ है, क्या है जी? लेंथ, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू अर्क लेंथ रेडियस लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर मीटर के ऊपर डिवाइड हो गया, 1 दे देते हैं हमें, ठीक है। तो कोई यूनिट अभी देखो नहीं मिला हमें, ठीक है। तो इसलिए इस क्वांटिटीज़ को अलग रखा है, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो बेसिक यूनिट से डिराइव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, प्लेन एंगल को मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो इसके लिए क्या यूनिट अब नहीं है? जिसके लिए यूनिट नहीं होता वो तो क्वांटिटी नहीं है, और इसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके लिए फिर यूनिट क्या है? इसके लिए जो यूनिट है, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, इसके लिए हम कहते हैं कि यूनिट है रेडियन। क्या चीज़ जी? रेडियन, ठीक है। हाँ, ये रेडियन इसका यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। सर प्रूफ करें, ऐसे नहीं मानेंगे, चलो प्रूफ करते हैं। अब देखें, मैंने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है उसको मालूम करना है पूरे सर्कल के लिए। किस चीज़ के लिए? पूरे सर्कल में मतलब ये इस पूरे सरकमफेरेंस के लिए। तो मैंने आर्क डिवाइड बाय रेडियस लिखना है, लेकिन अब आर्क जो है वो सबसे बड़ा आर्क है, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में अगर आप काबिल बच्चों से पूछूं तो आप कहेंगे 2 पाई आर, ठीक है। आर्क डिवाइड बाई आर, ये वाला आर, तो आर ने आर को मारा और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो पूरे सर्कल के लिए कितना रेडियन एंगल होता है सर्कल में? वो होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी सर्कल में कितने डिग्री एंगल होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 360 डिग्री होते हैं। तो एक सर्कल में 360 डिग्री और एक सर्कल में 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होते हैं। तो 180 डिग्री कितने पाई रेडियन के बराबर होंगे? वो सिर्फ
पाई रेडियन के 1 पाई रेडियन के बराबर होंगे। 90 डिग्री कितने पाई रेडियन के बराबर होंगे? पाई बाई 2। 45 डिग्री कितने पाई रेडियन के बराबर होंगे? वो होंगे पाई डिवाइड बाई 4। और इस तरह ये रेडियन, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने अभी पढ़ लिया प्लेन एंगल के बारे में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है उसमें क्वांटिटी नंबर 2 जो है सॉलिड एंगल, और फिर अपने लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक बाल तो देखा होगा ना, एक बाल, ठीक है। ओ यार, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, यहाँ से यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते ना, तो आप यूँ ना समझे कि ये सर्कल है। अच्छा, ये वो फुटबॉल है, ये वो क्रिकेट बॉल है या वॉलीबॉल है, बाल ही है यार, जो भी नाम आप देते हो, ठीक है। बाल का भी एक रेडियस होता है, क्या होता है जी? रेडियस, ठीक है। अब इस यहाँ से जो मैं एंगल नापूंगा, आपको नज़र तो 2D में आएगा, लेकिन ये 3D अगर मैं यहाँ से इस रेडियस को ऐसे मूव करूँ तो ये जो बाल का ऊपरी हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, सरफेस, जो ऊपर वाला हिस्सा, जिस तरह ये कापी है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरह उस बाल का ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है। तो जब आप बाल के सेंटर से एंगल लेंगे तो इस बाल का जो सरफेस एरिया है ना, उसका कुछ एरिया कवर हो जाएगा इस एंगल से, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं 3D एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, इसका ये एरिया कवर हो जाएगा। या आप यूं कहें कि अगर आपके पास एक कोन है जी, क्या है जी? कोन, और इस कोन को आप ऐसे लें और ऐसे लें, ये एक कोन है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये उस कोन का ऊपर वाला एरिया है, क्या है जी? ऊपर वाला एरिया। और ये उस कोन का रेडियस है, या आप उसको कह सकते हैं इसका लेंथ है, ठीक है। तो स्टीरेडियन को मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आप स्टीरेडियन को एंगल को फाई से रिप्रेजेंट करें, फाई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो वो बराबर होता है ये ऊपर वाला एरिया कितना है, ये ऊपर वाला एरिया कितना है, मतलब एरिया लिखेंगे। पिछले एग्जांपल में, पिछले प्लेन एंगल में हमने कहा था कि ये आर्क होता है, ठीक है, वो सर्किल के लिए था, वो 2D था, अब ये 3D है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो और इसके लिए भी यूनिट रेडियन होता है नहीं, तो इसके लिए यूनिट होता है स्टीरेडियन, ठीक है। क्या होता है? स्टीरेडियन, ठीक है। और ये भी एक ऐसा यूनिट है जिसको हम बेसिक यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसको भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में रखा है, ठीक है। ये फार्मूला है स्टीरेडियन एंगल को मालूम करने के लिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पूरे स्फीयर में पिछले प्लेन एंगल में यहाँ पर आर था, सिर्फ यहाँ पर आर स्क्वायर है, इधर आर्क था, यहाँ पर एरिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पूरे स्फीयर में कितना स्टीरेडियन एंगल होता है, तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि पूरे स्फीयर में कितने स्टीरेडियन एंगल होता है, ठीक है। अब देखें, ये वो स्फीयर है, ठीक है, ये इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये इसका स्फीयर सरफेस एरिया है। तो स्टीरेडियन एंगल को मालूम करने के लिए हमने फार्मूला अभी पढ़ा कि एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और साथ में स्टीरेडियन का स्टीरेडियन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टीरेडियन। अच्छा देखें, स्फीयर के बारे में कहा कि स्फीयर के लिए कितना स्टीरेडियन, एक स्फीयर में कितना स्टीरेडियन होता है, ठीक है। तो एक स्फीयर का जो है हमें एरिया पता होना चाहिए, और स्फीयर का एरिया कितना होता है जी? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? एक फुटबॉल है आपके पास, और उस फुटबॉल का सरफेस एरिया कितना है, आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह आपको सर्कल के एरिया के बारे में पता हो
इस तरह स्फीयर के एरिया में भी ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो एरिया की जगह ये आ गया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आ गया, साथ में टी रेडियन एंगल आ गया, टी रेडियन एंगल आ गया। ठीक है, आर ने आर को मारा और फाई इज इक्वल टू 4 पाई टी रेडियन आ गया। ठीक है, तो एक स्फीयर में 4 पाई टी रेडियन एंगल होता है। ठीक है, और एक सर्कल में 2 पाई रेडियन एंगल होता है। ठीक है, टी रेडियन का डिग्री के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि रेडियन का डिग्री के साथ ताल्लुक़ है, और वो ये है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। उम्मीद है आप ये लेक्चर एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।